हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो टीजीटी और पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये वीडियो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जो नेट या फिर DSSB या फिर HTET या फिर UPPSC या फिर STET या फिर जितने भी स्टेट लेवल का टीचर का एग्ज़ाम है, जैसे कि राजस्थान टीचर और कंप्यूटर टीचर का जो भी वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से बेनिफिट हो। इस वीडियो में हम लोग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका टीजीटी और पीजीटी एग्जाम के लिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर का टाइप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको डेटा स्ट्रक्चर के टाइप के बारे में बता देते हैं। जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर को दो भागों में यानी दो टाइप्स में बांटा गया है। सबसे पहला जो टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आता है और जो सेकंड टाइप है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आता है, जिसमें फर्दर आगे नॉन प्रिमिटिव का दो टाइप्स है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का टाइप को देखें तो जैसे कि इसका होता है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, पॉइंटर, etc। तो ये सब आपका प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हम एरे को पढ़ते हैं, स्टैक को पढ़ते हैं और क्यू को पढ़ते हैं एंड लिंक लिस्ट को पढ़ते हैं, लिंक लिस्ट को पढ़ते हैं। और यहाँ पर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ इसका दो ही एग्जाम्पल होता है या दो टाइप्स बोल सकते हैं उसको। एक ट्री होता है और एक ग्राफ होता है। यानी ट्रीज के द्वारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और ग्राफ के द्वारा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से जो दिया गया ऑप्शन है उसमें डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। तो इसमें से लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है। आप ट्री देखिए, ट्री है सो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ग्राफ भी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एरे जो है सो एरे आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इस डायग्राम को बढ़िया से याद रखिएगा ताकि आपका इससे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपका क्वेश्चन मिस ना हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है, ये भी आपका इसके टाइप के आधार पे ही है। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप। यानी यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि एक प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है और एक नॉन प्रिमिटिव होता है। तो कौन सा है इसमें नॉन प्रिमिटिव है वो पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखिए एरे, स्टैक, ट्री ये सारे हैं सो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर ही हैं। यानी आपका ये सारे आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, ऑल ऑफ द अबव। यानी इसका सभी जो आंसर है सो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर कांट स्टोर नॉन होमोजीनियस डेटा एलिमेंट। यानी नॉन होमोजीनियस कहने का मतलब है कि वैसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल सा समझिए, होमो मीन्स होता है सेम टाइप, और यहाँ पे पूछ रहा है नॉन होमो यानी नॉन होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस मीन्स होता है डिफरेंट टाइप। तो इस डेटा स्ट्रक्चर में होगा कि सेम टाइप का डेटा एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हो सकता है और यहाँ पे होगा कि डिफरेंट टाइप का डेटा एलिमेंट इसमें स्टोर होगा। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे नॉन होमोजीनियस डेटा स्टोर कौन सा नहीं कर सकता है, कांट स्टोर, यानी वो होमोजीनियस करेगा इसका मतलब है। तो होमोजीनियस यहाँ पे कौन सा करता है, एरे हम जब भी डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको हम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें जो भी डेटा एलिमेंट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ वही डेटा स्ट्रक्चर से आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम इंट ए किए हैं, यानी ए वेरिएबल को इंट टाइप का डिक्लेयर कर दिए हैं, इसलिए इस एरे में सिर्फ और सिर्फ इंट टाइप का ही डेटा स्ट्रक्चर आ सकता है। और जो रिकॉर्ड होता है इसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं। स्टैक में भी डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं और पॉइंटर में भी डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे इसलिए आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड। स्टैक को और किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप स्टैक के बारे में सारी चीज़ों को पता कर लीजिए कि स्टैक में आखिर कौन सा मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट जो है स्टैक का, सो आप देखिए कि ये जो है यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर है सो इस तरह से दिखता है और इसमें हम लोग एलिमेंट को स्टोर करते हैं कुछ इस तरह से। तो हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर से ही एलिमेंट को डाल सकते हैं, नीचे से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। निकालेंगे भी तो हम लोग ऊपर से ही निकालेंगे, यानी जो ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम
टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। और जो टॉप ऑफ द स्टैक है वहीं से हमारा इंसर्शन और डिलीशन का काम होता है। तो जो इंसर्शन का काम होता है उसे हम लोग पुश ऑपरेशन कहते हैं, और जो डिलीशन का काम होता है उसे हम पॉप ऑपरेशन कहते हैं। यानी पॉप के माध्यम से हम डिलीट कर सकते हैं और पुश ऑपरेशन के जरिए हम उसे इंसर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो स्टैक होता है वो लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, और या फिर इसको बोल सकते हैं फीलो फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी इस डेटा स्ट्रक्चर मैनर को फॉलो करता है। यानी सबसे जो लास्ट में जाएगा वही फर्स्ट में वापस आएगा। आप एग्जाम्पल के रूप में बुक अगर रखते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो जो सबसे लास्ट में होता है उसी को आप सबसे फर्स्ट में उठा पाते हैं। तो इस तरह से इसका डेटा स्ट्रक्चर ए स्टैक के ऊपर ही निर्धारित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि स्टैक को और किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लीफो मैनर में एक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी स्टैक के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि स्टैक कैन नॉट बी यूज टू। स्टैक है सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है इवेल्युएट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स फॉर्म। यहाँ पर जो इनफिक्स होता है, पोस्टफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है, सारे ऑपरेशन को स्टैक के माध्यम से किया जा सकता है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन है इम्प्लीमेंट रिकर्सन। रिकर्सन भी स्टैक के माध्यम से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट अ गिवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन इनफिक्स फ्रॉम टू इट्स इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स, यानी पोस्टफिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, यानी किसी भी एक्सप्रेशन को ये कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए ये भी जो ऑप्शन है सो सही है। यहाँ पे अलोकेट रिसोर्सेस, यहाँ पे अलोकेट जो रिसोर्सेस है, जैसे कि सीपीयू में ओएस के द्वारा जो रिसोर्सेस अलोकेट होते हैं वो यहाँ पे स्टैक के द्वारा नहीं हैंडल किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है स्टैक इज नॉट यूज्ड इन। बोल रहा है कि यहाँ पे स्टैक इसमें से कौन सा यूज नहीं होता है, कौन सा चीज में यूज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे कंपाइलर यूज करता है स्टैक को, ऑपरेटिंग सिस्टम भी स्टैक को यूज करता है, सिस्टम प्रोग्रामिंग भी स्टैक को यूज करता है। यहाँ पे प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है सो स्टैक के द्वारा नहीं क्यू के द्वारा हैंडल किया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है सो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 स्टैक इज यूजफुल फॉर इम्प्लीमेंटिंग। यहाँ पे स्टैक है सो सबसे यूजफुल किस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, तो यहाँ पर रिकर्सन एंड डीएफएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक बहुत ही इंपॉर्टेंट या यूजफुल होता है। स्टैक के हेल्प से ही हम लोग रिकर्सन और डीएफएस का प्रॉब्लम को इजिली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए एंड बी यानी बोथ ए एंड बी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें बोल रहा है इन क्यू एन एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड एंड डिलीटेड बाय यूजिंग। तो यहाँ पे क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। जैसे कि जो क्यू होता है कुछ इस तरह से इसका डायग्राम दिखता है। आप नॉर्मली क्यू देखे होंगे, स्टेशन पे लिखा हो रहता है प्लीज मेक इन क्यू। तो क्यू सिंपली किसी भी लाइन को कहा जाता है, यानी हम लोग किसी भी लाइन को लगाते हैं एक आदमी के पीछे खड़े होकर के, उसी को क्यू कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा रहता है, वो भी क्यू के अरेंजमेंट में ही रहेगा, जिसमें जो डेटा होगा सो इंसर्ट होगा एक तरफ से और दूसरे तरफ से डेटा निकलेगा। जब उसका प्रोसेसिंग हो जाएगा तो वो डेटा आउट हो जाएगा, यानी एक तरफ से डेटा का इंसर्शन होगा और एक तरफ से डेटा का डिलीशन होगा। तो यहाँ पर जो इंसर्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं रियर, और जो डिलीशन होता है उसे हम लोग बोलते हैं फ्रंट। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो क्यू होता है उसमें जो डेटा एलिमेंट होता है उसमें इंसर्शन और डिलीशन वो किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे जो इंसर्शन हो रहा है सो किसके द्वारा हो रहा है, रियर के द्वारा, और जो डिलीशन हो रहा है वो फ्रंट के द्वारा हो रहा है, यानी इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रियर एंड फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है इंसर्ट ऑपरेशन ऑन क्यू हैज टू बी डन आफ्टर टेस्टिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्यू में इंसर्ट हम लोग डेटा कब करेंगे। तो क्यू में हम लोग डेटा को इंसर्ट करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें जो डेटा है वो फुल ना हो चुका हो, यानी कुछ उसमें डेटा का जो रखने का जगह है वो खाली होना चाहिए, तभी इसमें डेटा इंसर्ट हो सकता है, अदरवाइज उसमें डेटा इंसर्ट नहीं हो सकता है। और अगर जब वो क्यू फुल रहता है तो उसे हम बोलते हैं ओवरफ्लो, और वो अगर क्यू अगर पूरी तरह से खाली है, उसमें एक भी डेटा नहीं है,
तो उसे बोलते हैं हम लोग अंडरफ्लो। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि क्यू में हम लोग डेटा को डालने से पहले क्या चेक करते हैं, तो यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन को ही चेक किया जाता है। यानी अगर मेरा जो क्यू है अगर ओवरफ्लो के कंडीशन में है तो इसमें हम लोग डेटा को इंसर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोल रहा है क्यू कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट, क्यू डेटा स्ट्रक्चरों को किस काम के लिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो रेडिक्स सॉर्ट है, रेडिक्स सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन के लिए ही क्यू का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इन अ लिंक लिस्ट एन एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड टू और डिलीटेड फ्रॉम। तो लिंक लिस्ट के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे कि जो लिंक लिस्ट का जो डायग्राम होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है स्टार्ट हेड से, इसे हम लोग बोलते हैं स्टार्ट हेड, स्टार्ट हेड। और जो इसका जो अदर लिंक जो होता है वो किसी नोड से जुड़ा होता है, ये नोड आपका फर्स्ट नोड कहलाता है, यानी फर्स्ट नोड ही हो गया। इसमें आपका एक डेटा एलिमेंट होता है और एक पॉइंटर एलिमेंट होता है। इसमें जो फर्स्ट नोड का जो पॉइंटर एलिमेंट है वो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते रहता है और उस डेटा के बारे में इसको इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट फिर इसी तरह से अगले नोड को इंडिकेट करते रहता है। और जो लास्ट जो मेरा बचता है, लास्ट जो इसका पॉइंटिंग होता है वो नल पॉइंटर इसे कहते हैं। अगर इसके बाद में कोई भी डेटा और नहीं जुड़ा हुआ है लिंक लिस्ट से तो इसे हम लोग बोल देते हैं नल पॉइंटर, नल पॉइंटर। और जो इसमें एलिमेंट होता है ये आपका लास्ट नोड कहलाता है। तो इसमें आप सबसे पहले देखें कि क्या होता है, एक स्टार्ट हेड होता है, उसके बाद फिर फर्स्ट नोड होता है, उसके बाद इसमें नोड जो होते हैं सो लिंकिंग के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और उसमें फिर लास्ट नोड होता है और लास्ट नोड का जो पॉइंटर होता है वो जिसे हम लोग नल पॉइंटर कहते हैं। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो इंसर्टेड और डिलीटेड कहाँ से होते हैं। तो इसका खास बात है लिंक लिस्ट का कि इसमें जो भी हम लोग को इंसर्ट करना होता है डेटा को या फिर डिलीट करना होता है डेटा को, वो हम कहीं से भी कर सकते हैं, बीट से भी कर सकते हैं या फिर लास्ट से भी कर सकते हैं या फिर फर्स्ट से भी कर सकते हैं। यानी हम लोग कहीं से भी इसमें डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसीलिए जो इंसर्टेड और डिलीटेड का इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो सबसे हाई है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रंट ऑफ द लिस्ट, यानी हम शुरू से भी कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं एंड मिडिल से भी कर सकते हैं। यानी हम कहीं से भी इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं डेटा को लिंक लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें पूछ रहा है इन अ लिंक लिस्ट, इसमें बोल रहा है कि इसमें से कौन सा सही है लिंक लिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ईच लिंक कंटेन अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट लिंक, यानी प्रत्येक नोड जो है सो पॉइंटर के माध्यम से नेक्स्ट लिंक के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बोल रहा है विच इज ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट, यहाँ पे लिंक लिस्ट के बारे में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए लिंक लिस्ट इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर हैविंग वेरिएबल स्टोरेज। लिंक लिस्ट स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है और उसमें हम लोग वेरिएबल स्टोरेज रख सकते हैं, उसका स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें बोल रहा है थ्रू लिंक लिस्ट वन कैन इम्प्लीमेंट, लिंक लिस्ट के जरिए हम लोग किसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसमें से क्यू को भी लिंक लिस्ट के जरिए इंप्लीमेंट किया जा सकता है, स्टैक को भी किया जा सकता है, ग्राफ को भी किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोल रहा है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पे इनफिक्स एक्सप्रेशन दे दिया गया है, इसका हम लोग को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में चेंज करना है। तो इसे हम लोग दो तरीका से कर सकते हैं, एक स्टैक की मदद से और दूसरा मैनुअली भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग मैनुअली इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, इसका पूरा का ब्रैकेट है, उसके बाद फिर डिवीजन है f प्लस डी इंटू ई। अब यहाँ पे आप जब सॉल्व कीजिएगा तो पोस्टफिक्स में लिखते हैं कैसे कि जो भी मेरा ऑपरेटर होता है और जो वेरिएबल होता है यानी ऑपरेंड जो होता है, तो ऑपरेंड को हम लोग एक साथ लिखते हैं और जो ऑपरेटर होता है उसे हम लोग लास्ट में भेज देते हैं। यानी इसका किस तरह से हो जाएगा पोस्टफिक्स ए बी प्लस, तो इस तरह से इसका पोस्टफिक्स निकला। उसके बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में है उसी का आप सबसे पहले ऑपरेशन कीजिए और जो ब्रैकेट के बाहर है उसे हम लास्ट में ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है सो सी डी प्लस हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रैकेट है उसे हम सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे देखिए कि दो ऑपरेटर है, यानी इसमें से जो सबसे प्रेसिडेंस जिसका हाई रहेगा उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी एफ प्लस रहने देते हैं और डी ई और यहाँ पे इंटू हो जाएगा। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ए बी
प्लस उसके बाद फिर इंटू सी डी प्लस फिर ब्रैकेट पूरा का है, उसके बाद फिर डिवाइड एफ डी ई इंटू, और जो ये प्लस था ये हमारा लास्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट के जो बाहर है उसे आप सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि एक यहाँ पे ब्रैकेट है आपका, तो इसके ब्रैकेट के अंदर का जो ये मल्टीप्लाई है इसे आप हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि ए बी प्लस और इसके बाद फिर ये पूरा का यहाँ लिखेंगे डी सी डी प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू हो जाएगा, इतना ई बन गया। उसके बाद फिर ई से हम लिखेंगे एफ डी ई इंटू प्लस, उसके बाद ब्रैकेट देंगे और जो ये मल्टीप्लाई है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप मैच कीजिए तो यहाँ पे मैच आपका किसी भी ऑप्शन से नहीं होगा, यानी इसमें से जो भी ऑप्शन दिया गया है वो गलत है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके लिए वीडियो बना देंगे कि किस तरह से इनफिक्स से पोस्टफिक्स निकालें या फिर पोस्टफिक्स से इनफिक्स निकालें, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स निकालें, और जो भी इसका अदर कन्वर्जन है वो उसके लिए भी वीडियो हम बना देंगे। तो आप इसके लिए कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें भी आपका नोटेशन सही है, जिसमें यहाँ पर है द इनफिक्स नोटेशन फॉर द पोस्टफिक्स नोटेशन ए बी प्लस इंटू डी डिवीजन, यानी यहाँ पे दे दिया गया है आपका पोस्टफिक्स नोटेशन और आपको पूछ लिया गया है कि इसका इनफिक्स नोटेशन क्या होगा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए इनफिक्स में आपको स्टैक का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेते हैं ए बी सी प्लस इंटू डी, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड से चलेंगे। जब भी हम लोग पोस्टफिक्स नोटेशन को इनफिक्स नोटेशन में निकालेंगे तो राइट साइड से इसे हम स्कैन करेंगे, यानी पढ़ेंगे, और जैसे जैसे पढ़ेंगे उसी तरह से हम लोग स्टैक में इसे हम पुश करते जाएंगे। यहाँ पर जो पुश और पॉप करने का जो तरीका है वो वेरिएबल यानी ऑपरेंड और ऑपरेटर पर निर्भर करता है, यानी जब भी आपको ऑपरेंड मिलेगा तो आपको पुश करना है और ऑपरेटर मिलेगा तो आपको पॉप करना है। तो यहाँ पे ऑपरेंड को हम पुश करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद फिर सी आएगा, उसके बाद आपका प्लस है, यानी प्लस जैसे ही आया ऑपरेटर तो आप पुश नहीं कीजिए, अब आपको पॉप करना है। पॉप किस तरह से करना है, आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑपरेटर को लिखना है और जो पॉप कर रहे हैं, यानी सबसे पहले क्या होगा, सी पॉप होगा, तो सी को आपको लास्ट साइड में यानी सेकेंड ऑपरेंड के जगह पे लिखना है, और जो यहाँ पे सेकेंड पॉप हो रहा है वो उसे आपको फर्स्ट ऑपरेंड के जगह पे लिखना, यानी ये बन गया आपका बी प्लस सी, यानी जो सी आप निकालें उसे लास्ट में लिखिए और बी निकालें तो आप फर्स्ट में लिखिए। अब इस पूरे को ऑपरेंड बना करके इसी स्टैक में डाल दीजिए, यानी आपका स्टैक में क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, और यहाँ पर जो ऑपरेंड नेक्स्ट जो बन करके तैयार हुआ है वो बन के तैयार हुआ है बी प्लस सी। यहाँ पे बी प्लस सी है और ए है। अब नेक्स्ट स्कैन कीजिए, यहां तक पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर है मेरा इंटू भी आपका ऑपरेटर है तो ऑपरेटर को लिखिए। उसके बाद फिर क्या बोले कि जो आपका पॉप होगा, यानी इसे आप पॉप कीजिएगा तो इसे लास्ट में लिखिएगा बी प्लस सी, और जो लास्ट या जो सेकेंड आप पॉप कर रहे हैं इसे आप फर्स्ट में लिखिएगा, यानी ये आपका बन करके तैयार हो गया ए इंटू बी प्लस सी। इसे आप ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फिर से स्टैक बनाइए और इस पूरे को डालिए, यानी ए इंटू बी प्लस सी। यहाँ पे आपका एक ऑपरेंड बन चुका है और नेक्स्ट को स्कैन कीजिए। नेक्स्ट है मेरा डी, और डी के बाद फिर मेरा ऑपरेटर मिला। ऑपरेटर जैसे ही मिलेगा उसके बाद फिर क्या करना स्टार्ट करेंगे, पॉप, यानी पॉप जब करेंगे डी को तो लास्ट में लिखाएगा, और सेकेंड को जब पॉप करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट में लिखाएगा, यानी ए इंटू बी प्लस सी। इस तरह से मेरा ए बन करके ऑपरेंड तैयार हुआ। यानी इस तरह से पोस्टफिक्स से इनफिक्स निकालने के लिए पुश और पॉप हम लोग स्टैक में करते हैं और तब जा करके मेरा आंसर निकल पाता है। तो इसका आप आंसर देखिए कि इतना ही आपका आंसर आ चुका है, क्योंकि इसके आगे हम लोग को स्कैन करना नहीं है। तो इसके आगे अब हम लोग स्टॉप कर देंगे स्कैन करना, और यहाँ पे आंसर में फाइंड करेंगे तो क्या मेरा है, ऑप्शन नंबर ए है, ए इंटू बी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें बोल रहा है द पोस्टफिक्स इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स, यानी यहाँ पे प्रीफिक्स दे दिया गया है और इसका पोस्टफिक्स पूछ रहा है। यहाँ पे पहले पूछा था कि पोस्टफिक्स दे दिया, उसका इनफिक्स पूछ लिया। यहाँ पे आपका पहले ही क्या दे दिया, प्रीफिक्स दे दिया है और पोस्टफिक्स इसका पूछ रहा है। तो इसके लिए भी हम लोग स्टैक का यूज करेंगे। तो स्टैक में हम लोग पुश करेंगे और पॉप करेंगे। सेम रूल रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे जो मेरा एक्सप्रेशन दिया गया है, इसे हम लोग जब मेरा प्रीफिक्स में दिया रहे तो इसे हम लोग राइट साइड से स्कैन करेंगे। पहले हम लोग जब क्या कर रहे थे, जब पोस्टफिक्स में दिया हुआ था
तो हम लोग लेफ्ट की तरफ से स्कैन किया जा रहा था, इसमें हम लोग राइट की तरफ से स्कैन करेंगे। यानी पहले स्कैन क्या होगा, डी, यानी जो स्टैक है, स्टैक में पुश होगा सबसे पहले डी होगा, उसके बाद सी होगा, और जैसे ही मेरा ऑपरेटर आया तो हम लोग रुक जाएंगे और उसे सबसे पहले लिख देंगे। और यहाँ पे अब जो मेरा ऑपरेंड स्टैक में है इसे हम लोग पॉप करना स्टार्ट करेंगे। तो आप जानते हैं कि जब भी मेरा ऑपरेटर होता है तो ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड जरूरी होना चाहिए, और यहाँ पे स्टैक में भी 2 ऑपरेंड यहाँ से पॉप होगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑपरेंड जो है सो यहाँ पॉप होगा सी और सेकंड क्या होगा, डी। तो जब भी हम लोग इसे लिखेंगे तो हम लोग सेम सीक्वेंस में लिखेंगे, सबसे पहले सी लिखेंगे उसके बाद डी लिखेंगे, और क्योंकि मेरा पोस्टफिक्स यहाँ पे पूछ रहा है तो इसके लास्ट में ही हम लोग ऑपरेटर को लिखेंगे, यानी सी डी माइनस। इस तरह से मेरा ये ऑपरेंड बन करके तैयार हुआ। अब इसी को हम लोग को नेक्स्ट जो स्टैक बनाएंगे उसमें हम इसे पुश कर देंगे, यानी सी डी माइनस सबसे नीचे हो गया। इसके बाद बी को स्कैन किए, उसके बाद ए को स्कैन किए। अब मेरा प्लस ऑपरेटर मिला, यानी प्लस ऑपरेटर को लिख देंगे। अब क्या बन गया, ए बी प्लस, ए मेरा आ गया। अब इसे भी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, यानी पहले से क्या था सी डी माइनस था और यहाँ पे क्या आ गया ए बी प्लस। अब मेरा फिर से क्या मिला, ऑपरेटर, यानी ऑपरेटर को लिखेंगे और बारी बारी से हम लोग को निकालना है इसमें से ऑपरेंड। तो ए बी प्लस, उसके बाद फिर निकलेगा क्या, सी डी माइनस। तो इस तरह से मेरा ये आंसर आ गया। इसके बाद आगे तो स्कैन नहीं करना है, इसलिए यहीं तक हम लोग स्टॉप करेंगे और आंसर को मैच करेंगे। यहाँ पे आंसर को मैच कीजिए, ए बी प्लस सी डी माइनस और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और आपको ये समझने में थोड़ा सा भी परेशानी आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे एल्गोरिथम क्वेश्चन है जिसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा एल्गोरिथम है सो डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो क्विक सॉर्ट होता है सो डिवाइड एंड कॉन्कर टाइप का होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर के रूल से ही यह जो क्विक सॉर्ट है ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इनटू अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज क्लासिफाइड एज। बोल रहा है कि डेटा को जब भी हम अरेंजमेंट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में, जब भी हम लोग डेटा अरेंजमेंट करते हैं या तो उसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, तो उसे हम लोग किस नाम से बोला जा सकता है डेटा स्ट्रक्चर में, उसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम लोग उसे बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब होता ही है अरेंजमेंट ऑफ द डेटा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज रिकर्सन। यहाँ पे कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जो रिकर्सन को यूज करता है। तो हीप सॉर्ट जो है सो आपका रिकर्सन को यूज करके और उस डेटा को सॉर्ट करता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करवा दिए हैं, जहां तक हो सकता है तो हम डिटेल डिस्कशन ही किए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसे डाउनलोड करके सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।